हाँ तो वेल गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और नई और प्यारी से एक्सप्लेनेशन वीडियो में। आज की वीडियो में बेसिकली आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे इस चीज़ को। आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस सेकंड में यूनिट 5 को आज हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने वाले हैं। तो जो भी बच्चे हमारे सेमेस्टर 4 में इसी सब्जेक्ट का पेपर देने वाले, सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखेगा। आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो में मैंने मोस्टली क्वेश्चंस को कवर कर दिया जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की पूर्ण रूप से संभावनाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइम को बिना वेस्ट किए हुए अपना वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी जो इकाई 5 है उसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो उसमें हमें पढ़ना है जैव विविधता और संरक्षण के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें आपकी 5, 6, 7 3 यूनिट्स आने वाली है एग्ज़ाम में। तो जिसमें से आज हम 5 को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, 6 और 7 को आपको आने वाली वीडियोज़ में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो यूट्यूब एक खुद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा उठ के आता है, जैव विविधता के विभिन्न स्तरों की व्याख्या विस्तार से व्याख्या कीजिए। जैव विविधता के नुकसान के मुख्य कारण क्या है, इसके संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ है प्रश्न को तोड़ना सीखिए। इस प्रश्न में हमें 3 चीज़ें पूछी गई हो, हमें तीनों का ही आंसर देना होगा। अगर हम तीनों का उत्तर नहीं देंगे तो हमारे मार्क्स कटने की संभावना 100% है। ठीक है, तो इसलिए आपको कोशिश ये करना है कि प्रश्न को सबसे पहले तोड़ लीजिए, उसके बाद उन जो भी जितने भी भागों में वो टूटता है उन सभी का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो इसमें 3 कैसे टूट रहे हैं। जैव विविधता के विभिन्न स्तरों की विस्तार से व्याख्या कीजिए, पहला ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें यही है, जैव विविधता के नुकसान के मुख्य कारण क्या है, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे दूसरे में। तीसरे में आपको बताना है इसके संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जैव विविधता के विभिन्न स्तर। तो जैव विविधता के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं। तो जैव विविधता यानी पृथ्वी पर जीवन की विविधता को प्रदर्शित करती है और इसे 3 मुख्य स्तरों में समझा जा सकता है। तो जो पृथ्वी पर जो भी जीवन हम जी रहे हैं उनमें जो भी हम विविधताएं देखते हैं, जैसे इंसानों में विविधताएं होती है, पेड़ पौधों में विविधताएं होती है, हमारी जानवरों में विविधताएं होती है, तो वही हमारी बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, पहला है हमारा आनुवांशिक विविधता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो इसमें है ये कि यह एक ही प्रजाति के भीतर जीन में विभिन्न भिन्नता को दर्शाता है। उच्च आनुवांशिक विविधता एक प्रजाति को पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अधिक अनुकूल बनाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बात कर रहा है ये हमारी आनुवांशिक भिन्नता की बात कर रहा है, जिसमें प्रजाति को जो पर्यावरण परिवर्तन जो होते हैं, पर्यावरण में परिवर्तन होते हैं, उसके लिए अनुकूल बनाती है। ठीक है, ताकि उससे हमारा शरीर आसानी से लड़ सके। ठीक है, बीमारियां जो होती है उनमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है हमारी उससे। ठीक है, और बीमारियों के प्रति उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। उदाहरण की अगर बात करें तो चावल की विभिन्न किस्में अपने आनुवांशिक मेकअप में भिन्न होती है। यानी जो चावल की किस्में हम देखते हैं, चावल एक ही किस्म का नहीं होता, अनेकों किस्म का होता है। तो उसमें भिन्नता क्यों पाई जाती है, क्योंकि अलग अलग तरह के हम बीज बोएंगे, जैसा बीज हम बोएंगे वैसा हमें रिजल्ट उसका मिलेगा। ठीक है, तो जो उन्हें विभिन्न जलवायु और मिट्टी की स्थिरता स्थितियों में जीवित रहने में मदद करती है। यानी सिंपल सा ये है, जितना आप मजबूत बीज डालोगे उतना वो मजबूत रिजल्ट देगा आपको। ठीक है, जलवायु कैसी भी हो, मिट्टी की स्थितियाँ कैसी भी हो, उसमें भी अगर वो जीवित रह जाता है तो इसका मतलब आपने जो भी किस्म यूज़ की है चावल की वो बहुत अच्छी यूज़ की है। ठीक है, प्रजाति विविधता अगला है हमारा प्रजाति विविधता, जिसमें स्पीशीज डाइवर्सिटी आती है हमारी। यह एक विशेष क्षेत्र में मौजूद विभिन्न प्रजातियों की संख्या और उनकी प्रचुरता को संदर्भित करती है। एक उच्च प्रजाति विविधता वाला पारिस्थितिक तंत्र अधिक स्थिर और लचीला होता है। जहाँ पे भी उच्च प्रजातीय विविधता पाई जाती है परितंत्र में, वही हमारा अधिक स्थिर भी होता है और लचीला भी होता है। उदाहरण के लिए अगर इसने बात की है उष्णकटिबंधीय वर्षावन और वर्षावन में समशीतोष्ण वन की तुलना में, यानी ये जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन और समशीतोष्ण वन की बात की, 2 वनों की बात की है, इनकी तुलना की है एक दूसरे से, जिसमें ये हमारा जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है इसमें प्रजातियों की विविधता बहुत अधिक होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह के आपको जीव जंतु पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगला है हमारा पारिस्थितिक तंत्र विविधता यानी पारिस्थितिकीय तंत्र विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। यह एक क्षेत्र में मौजूद विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों को दर्शाती है, जैसे कि वन, घास के मैदान, रेगिस्तान, झीलें और समुद्र।
प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में अद्वितीय प्रजातियों का समुदाय और अजैविक कारक होते हैं। यानी क्या है कि देखो, अद्वितीय का मतलब होता है जो दूसरा ना हो, ठीक है, जो मतलब एक ही होता है दूसरा नहीं होता है, यानी एक प्रजाति की बात कर रहा है। वो प्रजाति जो लिमिटेड है, जिसका फैलाव संभव नहीं है, ठीक है। समुदाय और अजैविक कारक होते हैं। अजैविक कारक जिनका गठन नहीं हो सकता वही हमारे अजैविक कारक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र विविधता पूरे बायोम और पृथ्वी की समग्र जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला हम देख लेते हैं, जो दूसरा पॉइंट हमारा क्वेश्चन में बन रहा था, जैव विविधता के नुकसान के मुख्य कारण क्या है। तो जैव विविधता तेज़ी से घट रही है, इसका कारण क्या है, आइए पढ़ते हैं। मानव जनित कारण है इसका मुख्य, तो देख लेते हैं उसमें प्राकृतिक आवास का विनाश और विखंडन। जो भी हमारे प्राकृतिक रूप से आवास बने हुए थे उनका विनाश हो रहा है और वो टूट रहे हैं धीरे धीरे। सबसे पहली चीज़ वनों की कटाई। वनों की कटाई से हमारे जो जानवर हैं, जो भी वनों में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनको कष्ट पहुंच रहा है। कृषि भूमि का विस्तार, यानी जो कृषि के लिए हम वनों की कटाई कर दे रहे हैं, पेड़ों को साफ कर दे रहे हैं, वहाँ पे कृषि कर रहे हैं, उसके कारण हो रहा है। शहरीकरण, जो कि घर बन रहे हैं अच्छे अच्छे लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे घरों को बनाया जा रहा है, ज़मीनों को साफ़ किया जा रहा है। और औद्योगिकरण के कारण वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं या छोटे छोटे टुकड़ों में बट रहे हैं, ठीक है, जिससे उनकी आबादी कम हो रही हो और विलुप्त होने का खतरा बढ़ रहा है। सीधी सी बात है, अगर किसी का घर छीन लोगे तो वो इधर उधर भटकेगा, खाना पीना नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा, ठीक है। तो वही इसमें एक्सप्लेन किया गया थोड़ा सा। अतिशोषण, अत्यधिक शिकार, मछली पकड़ना और पौधों का संग्रह कुछ प्रजातियों की आबादी को खतरे में डाल सकता है। यानी अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा शिकार करेंगे, मछलियों को पकड़ेंगे, पौधों का संग्रह कर लेंगे, तो क्या होगा, एक टाइम पे वो सब धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे। तो उससे क्या होगा, अतिशोषण बढ़ेगा। खासकर धीमी गति से प्रजनन करने वाली और कम आबादी वाली प्रजातियों के लिए, यानी जो भी धीमी गति से प्रजनन करती है, जो अपनी संख्याओं को कम तेज़ी से बढ़ाती है, उन पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा है कम आबादी वाले प्रजातियों के लिए, जिनकी आबादियाँ कम है प्रजातियों की, उन पर इस पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। यानी जो बाहर से हमारी प्रजातियां आती है वो आक्रमण कर कर अपना बसेरा कर लेती है, तो उनसे वहाँ रहने वाले लोगों को नुकसान पहुँचता है। जब गैर देसी प्रजातियों को नए वातावरण में पेश किया जाता है तो वे स्थानीय प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है, यानी उन आपस में लड़ाई कर सकती है, उन्हें शिकार कर सकती है या बीमारियां फैला सकती है। कोई भी एग्जाम्पल आप कर सकते हो उसमें, जिस तरह से एक दूसरे को भगाया जा सकता है तो वो अपना सकते हैं, जिससे स्थानीय जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की थोड़ी सी बात देख लेते हैं। तो देखो, तापमान में वृद्धि होगी, हाँ, तो तापमान में वृद्धि होगी, वर्षा के पैटर्न में बदलाव होगा, और अगर समुद्र का स्तर में वृद्धि होगी तो सीधी सी बात है, हमारा जलवायु परिवर्तन होगा ही होगा। जलवायु परिवर्तन के कारण कई प्रजातियों के लिए अपने प्राकृतिक आवास में जीवित रहना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, जिससे वे विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। सबसे अगली चीज़ है प्रदूषण। वायु, जल और मृदा प्रदूषण पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। भाई जो वायु में हमारा प्रदूषण फैल रहा है, जल में फैल रहा है, जो मिट्टी पे हम प्रदूषण फैलाते हैं, तो हमारे पारिस्थितिक या हमारे जो पर्यावरणीय तंत्र बना हुआ है, जो भी हमारे चारों तरफ का आवरण है, जिसमें इंसान, मृत, अमृत सब आ जाते हैं, ठीक है, तो उसे ही पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, और कई प्रजातियों के स्वास्थ्य और प्रजनन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। कौन? प्रदूषण। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। तीसरा जो पॉइंट बनता है हमारे क्वेश्चन के अंदर, जैव विविधता के संरक्षण के उपाय। तो जैव विविधता को हम किस तरह से अच्छे से रोक सकते हैं, उसके कुछ उपाय सुझाए गए हैं। आप इसको पढ़िए अच्छे से, एक्सप्लेनेशन के साथ थोड़ा सा आगे देख लेते हैं इसे। जैव विविधता के संरक्षण के लिए कई राजनीतिक रणनीतियाँ अपनाई गई है, ठीक है। पहली है आवास संरक्षण। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना और उन्हें बहाल करना, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभ्यारण्यों और जैव मंडल भंडारों की स्थापना करना, ठीक है। प्रजाति संरक्षण। प्रजाति संरक्षण क्या है हमारा? लुप्त प्राय प्रजातियों की पहचान करना और उनके संरक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम चलाना, जिसमें
प्रजनन और पुनर्वास शामिल है। इसका मतलब यही है कि जो भी प्रजातियां हमारी लुप्त हो रही है उनके लिए हमें कुछ करना है और संरक्षण के लिए कुछ कार्यक्रम वगैरह चलाने हैं। ठीक है, ये आप लोग अगर आप दिमाग से लिखोगे तो इसे अपने हिसाब से लिख सकते हो। सतत उपयोग को बढ़ावा देना, यानी प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से उपयोग करें हम भविष्य की पीढ़ियों को उससे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हमारा सतत उपयोग हो गया। सतत का मतलब सही उपयोग, समझ सकते हो आप। विदेशी प्रजातियों के आक्रमण को नियंत्रण करना, तो देखो जो गैर देशी प्रजातियों के प्रसार को रोकना और पहले से स्थापित आक्रामक प्रजातियों का प्रबंधन करना है। अगला है हमारा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना। तो देखो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है हमें। तो ग्रीन हाउस हमारे लिए कितनी ज़्यादा हार्मफुल है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे लिए ही ना सही, पेड़ पौधे जीव जंतु सभी के लिए ग्रीन हाउस गैसें बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो इसका निवारण भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसी के लिए ये थोड़ा सा लिखा गया है। और अनुकूलन रणनीतियों को लागू करने के प्रयास करना। ठीक है, जागरूकता और शिक्षा। देखो जागरूकता, अवेयरनेस तो होनी ही चाहिए। अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो कुछ भी संभव नहीं। ठीक है, जैव विविधता के महत्व और संरक्षण की आवश्यकता के बारे में लोगों को शिक्षित करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तो जैव विविधता संरक्षण के लिए विभिन्न देशों के बीच सहयोग और समझौतों को बढ़ावा देना है। तो जैव विविधता जो कम हो रही है उसे रोकने के लिए हमें अनेकों देशों के साथ मिलाव करना होगा, सहयोग बढ़ाना होगा और समझौते करना होगा ताकि जैव विविधता को कम होने से रोका जा सके। अगला हमारा प्रश्न देख लेते हैं, जैव विविधता का क्या महत्व है। तो जैव विविधता जो हम पढ़ रहे हैं उसका महत्व क्या है, इसी में हमारा अगला पॉइंट बनता है, विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिक सेवाओं का वर्णन कीजिए जो कि जैव विविधता प्रदान करती है। तो आइए इसे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। जैव विविधता का महत्व, जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का ताना बाना है और यह पारिस्थितिकी तंत्रों के कामकाज और मानव कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका महत्व निम्नलिखित पहलुओं में देखा जा सकता है। तो थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, पारिस्थितिक महत्व क्या है इसका। तो जो हमारा मेन क्वेश्चन है यहाँ से शुरू होता है आंसर राइटिंग का। ये तो थोड़ा सा हम अपने अंदर से लिखते हैं ताकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीट भर सकें। तो जो मेन हमारा स्टार्ट होता है वो पारिस्थितिक महत्व से आता है। तो पारिस्थितिक तंत्र स्थिरता, उच्च जैव विविधता वाले पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरणीय परिवर्तन और तनावों के प्रति अधिक स्थिर और लचीले होते हैं। विभिन्न प्रजातियाँ विभिन्न भूमिकाएँ निभाती हैं और यदि एक प्रजाति कम हो जाती है तो अन्य प्रजातियाँ कुछ हद तक उस भूमिका को निभा सकती है। तो देखो क्या होता है कि जैसे कोई भी प्रजाति लुप्त हो जाती है तो उसकी जो भी वो इन्वायरमेंट में चेंजेस लाती है, उनके होने से जो चेंजेस आता है तो उन्हें दूसरी जो प्रजाति हैं वो कुछ हद तक कम कर देती है कि हाँ उसकी कमी महसूस ना हो, बट पूर्ण रूप से नहीं कर सकती है। तो इसलिए इसे रोकना भी ज़रूरी है कि जैव विविधता का जो ह्रास हो रहा है उसे रोकना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो पूर्ण रूप से अपनी ताकत नहीं लगा सकती है जितना वो जिनका काम है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो और यदि एक प्रजाति कम हो जाती है तो ठीक है, ये हो गया हमारा पोषक चक्रण। सूक्ष्म जीवों, पौधों और जानवरों सहित विभिन्न जीव पोषक तत्वों के चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस का चक्रण जो जीवन के लिए आवश्यक है। आप जानते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस इन सब का क्या यूज़ है हमारे जीवन में। ठीक है, फास्फोरस का मैं बता देता हूँ। जैसे हम आग वाग लगाते हैं तो उसमें हमारा फास्फोरस ही काम आता है, तो उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। प्राथमिक उत्पादन, पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कोई दूसरा चीज़ कर सकता है, कोई दूसरी प्रजाति कर सकती है पौधों के अलावा? नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो खाद्य श्रृंखला का आधार है और अन्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। सिंपल सी बात, अगर पौधे ही खत्म हो जाएंगे तो फिर हमारा जीवन कहाँ से संभव है। मांस मछली खाकर तो लाइफ टाइम तक जिंदा रह सकते हैं, बट वो एक स्वाद हो जाता है, फिर स्वाद चेंज। इंसान की ऐसी फितरत है कि वो स्वाद चेंज करता रहता है। ठीक है, अगर पौधे ही हमारे ख़त्म हो जाएंगे तो खाद्य जो श्रृंखला बनी हुई है वो कहीं ना कहीं हमारी टूट जाएगी, बिखर जाएगी। ठीक है, परागण और बीज प्रकीर्णन, परागण वगैरह क्या होता है तो आपने 9वीं की कक्षा में अपने कीटों का पढ़ा होगा, 9वीं की 10वीं की साइंस की किताब में आपने पढ़ा होगा। फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। कई पौधे परागण यानी कीटों
पक्षियों आदि द्वारा। यानी देखो क्या होता है कि पौधे कैसे परागण करते हैं, मतलब प्रजनन कैसे करते हैं। जैसे कोई एक पौधा है, दूसरा पौधा है, तो उस पर क्या हो, एक कीट जाएगा, उस पर बैठेगा, अपने पैर हाथ जो भी होते हैं उसके जिससे वो बैठता है उससे बैठेगा, तो उसके परागण उसके पैरों में चिपक जाएंगे और दूसरे पे जाके वो बैठेगा तो उस पर चले जाते हैं। तो ऐसे ये ट्रांसफॉर्मर होती रहती है। और बीज प्रकीर्णन जानवरों, हवा, पानी द्वारा, ये 3 मेथड बताए हैं, जानवरों के द्वारा, हवा द्वारा, पानी द्वारा, के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं जो पौधों के प्रजनन और वितरण के लिए आवश्यक है। सीधी सी बात, अगर ये नहीं होंगे तो पौधों का प्रजनन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अन्य प्रजातियाँ बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। जल शुद्धिकरण, आर्द्र भूमि और वन जैसी पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक रूप से पानी को छानने और शुद्ध करने में मदद करते हैं। ठीक है। जलवायु विनियमन, वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और स्थानीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, तो इसे मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। आर्थिक महत्व, भाई भोजन जो है, पौधे और जानवर भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, ठीक है। औषधि, कई दवाइयाँ पौधे और सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होती है। जैव विविधता, भविष्य में नई दवाइयों की खोज की संभावना प्रदान करती है। कच्चा माल, लकड़ी, फाइबर, गोंद, रेनिज और अन्य औद्योगिक कच्चे माल जैव विविधता से प्राप्त होते हैं। पर्यटन वन्य जीव और प्राकृतिक परिदृश्य पर्यटन को प्रभावित करते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। कृषि, आनुवांशिक विविधता, फसलों की नई किस्मों के विकास और कीटों और बीमारियों के प्रतिरोध के लिए महत्वपूर्ण। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है इनका, आइए थोड़ा सा नज़र देख लेते हैं अपनी। सौंदर्य और मनोरंजन, प्राकृतिक परिदृश्य और वन्यजीव सौंदर्य और मनोरंजन प्रदान करते हैं। यानी प्रदान करते हैं कि क्या मतलब है, जो हम नेचुरल ब्यूटी जिसको कहते हैं कि हाँ हम कहीं पहाड़ों पे गए, नेचुरल ब्यूटी से प्रभावित हो गए, तो हम एक तरह से मनोरंजन भी कर रही है और हमारा सौंदर्य दर्शन कर रही है। प्राकृतिक और आध्यात्मिक मूल्य, कई संस्कृतियों में पौधे और जानवरों का विशेष महत्व है और वे धार्मिक और पारंपरिक प्रथाओं का हिस्सा है, ठीक है। ज्ञान और शिक्षा, जैव विविधता अध्ययन और अनुसंधान के लिए एक विशाल प्रयोगशाला प्रदान करती है। विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिक सेवाएं जो जैव विविधता प्रदान करती है, आइए उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पारिस्थितिक सेवाएं वे लाभ हैं जो मनुष्य को प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और स्वस्थ जैव विविधता से प्राप्त होते हैं। इन्हें 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहला है प्रावधान सेवाएं, ये वे प्रत्यक्ष उत्पादन है जो पारिस्थितिक तंत्र से प्राप्त होते हैं, यानी डायरेक्ट हमें प्राप्त होते हैं। भोजन में अगर बात की जाए तो मछली, मांस, फल, सब्जियां, अनाज, ये हमें डायरेक्ट मिलते हैं। पानी हम बनाते नहीं, हमें ये भी डायरेक्ट ही मिलता है, तो पीने योग्य पानी, सिंचाई के लिए भी पानी। लकड़ी और फाइबर, तो निर्माण सामग्री, ईंधन, कागज़ वगैरह ये सब हमें डायरेक्ट मिलते हैं। औषधि की बात करें तो पौधे और सूक्ष्म जीवों से प्राप्त दवाइयाँ। आनुवांशिक संसाधन, फसलों और पशुधन की नई किस्मों के विकास के लिए जीन। अब देख लेते हैं हम विनियमन सेवाएं, ये वे लाभ है जो पारिस्थितिक तंत्र प्रक्रियाओं के विनियमन से प्राप्त होते हैं। जलवायु विनियमन, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, स्थानीय तापमान और वर्षा के पैटर्न का विनियमन। जल विनियमन, अगला है हमारा जल विनियमन, जिसमें हमारा बाढ़ और सूखे का नियंत्रण, जल प्रवाह का विनियमन। जल शुद्धिकरण, अब हमारा जल शुद्धिकरण में प्रदूषकों को छानना और पानी की गुणवत्ता में सुधार लाना है। परागण, फसलों और जंगली पौधों का परागण करना। रोग नियंत्रण, शिकारियों द्वारा कीटों की आबादी पर नियंत्रण। प्राकृतिक खतरे, अब भाई प्राकृतिक खतरे विनियमन में तूफान संरक्षण जैसे मैंग्रोव, भूस्खलन नियंत्रण जैसे वनों में आता है भूस्खलन, ठीक है, जहाँ पे पेड़ उखड़ कर गिर जाते हैं मिट्टी सहित, अपनी जड़ सहित। तीसरा है हमारा समर्थन सेवाएं, ये वे बुनियादी पारिस्थितिक प्रक्रियाएं हैं जो अन्य सभी पारिस्थितिकीय सेवाओं के लिए आवश्यक है। पोषक चक्रण, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन जैसे आवश्यक तत्वों का चक्रण होना।
प्राथमिक उत्पादन, प्रकाश संश्लेषण द्वारा बायोमास का उत्पादन, मृदा निर्माण, चट्टानों का अपक्षय और जैविक पदार्थों का संचय। अगला चौथा है हमारा सांस्कृतिक सेवाएं। तो आप लोग देखो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी आप लोगों को लगता है कि ये हेल्पफुल है तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे कि मुझे इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को पीडीएफ में मैं अवेलेबल करा दूंगा, बट उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में #PDF टाइप करना होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं सांस्कृतिक सेवाएं। ये वे गैर भौतिक लाभ है जो मनुष्य को पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त होते हैं। मनोरंजन और पर्यटन, वन्य जीव देखना, लंबी पैदल यात्रा, तैराकी आदि। सौंदर्य मूल्य की बात की जाए, प्राकृतिक परिदृश्यों की सुंदरता। आध्यात्मिक और धार्मिक मूल्यों की बात की जाए, प्रकृति से जुड़े धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। शिक्षा और अनुसंधान की बात की जाए, पारिस्थितिकीय तंत्र का अध्ययन और ज्ञान प्राप्त करना। प्रेरणा की बात की जाए तो कला, साहित्य और डिज़ाइन के लिए प्रेरणा। जैव विविधता, इन सभी पारिस्थितिक सेवाओं का आधार है। जैव विविधता का नुकसान इन सेवाओं को कमज़ोर करता है, जिससे मानव कल्याण और पारिस्थितिकीय तंत्र की स्थिरता खतरे में पड़ जाती है। इसलिए जैव विविधता का संरक्षण न केवल नैतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानव अस्तित्व और सतत विकास के लिए भी आवश्यक है। अगला हमारा तीसरा प्रश्न। हाँ, तो तीसरा सा थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। लाइक भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट क्या है। इन क्षेत्रों में जैव विविधता के नुकसान के मुख्य कारणों और संरक्षण के प्रयासों पर चर्चा कीजिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, कई बार हमारे एग्जाम में सीधा उठ के आ जाता है, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम उत्तर पर ध्यान देते हैं। भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट। जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ प्रजातियों की समृद्धि उच्च होती है। यहाँ पे अनेकों प्रजातियों की समृद्धि बनी होती है, जहाँ पे अनेक प्रजातियाँ बहुत ज़्यादा संख्या में रहती हैं और वे महत्वपूर्ण स्तर के स्थानिक मारीकरण को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात प्रजातियाँ दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती हैं। इसका मतलब यही है कि जो प्रजाति एक जगह है वो दूसरी कहीं पूरी दुनिया में नहीं पाई जाएगी, ठीक है। तो यही होता है हॉट स्पॉट। और जिन्हें महत्वपूर्ण आवास नुकसान का सामना करना पड़ता है, यानी आवास जिन्हें रहने योग्य नहीं मिल पाता है। वही भारत में 4 प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट है। सबसे पहला स्टेट है हमारा हिमालय। इसमें पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय दोनों शामिल हैं। यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति और जलवायु परिवर्तन के कारण पौधों और जानवरों की एक समृद्ध विविधता का घर है। यानी यहाँ हिमालय, आपने सुना ही होगा, हिमालय पर जो हमारे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में उगते हैं, उनका कारण है वहाँ पर हमारे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, ठीक है। वहाँ की जो जलवायु है बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आती है। लोग उसे पर्यटन का एक क्षेत्र भी बना चुके हैं आज के समय में, ठीक है। तो यही है जिसकी कई स्थानिक प्रजातियाँ शामिल हैं। पश्चिमी घाट, यानी यह भारत के पश्चिमी तट के समानांतर फैला हुआ है और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों, पर्वतीय वनों और शुष्क पर्णपाती वनों सहित विभिन्न प्रकार के आवासों का समर्थन करता है। यह उच्च स्तर के स्थानामीकरण के लिए जाना जाता है, खासकर उभयचरों और सरीसृपों और पौधों में, ठीक है। इंडो बर्मा क्षेत्र, इसमें पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा आता है, जो कि असम के पूर्व और हिमालय के दक्षिण में म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और मलेशिया का कुछ हिस्सा शामिल है। यह क्षेत्र पौधों और जानवरों की असाधारण विविधता का घर है, लेकिन गंभीर आवास नुकसान का सामना कर रहा है। अगला चौथा है हमारा सुंडालैंड। इसमें निकोबार द्वीप समूह शामिल है, यानी अंडमान द्वीप समूह इंडो बर्मा हॉटस्पॉट का हिस्सा है। साथ ही थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस के कुछ हिस्से शामिल हैं। यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों, मैंग्रोवों और प्रलाव भित्तियों जैसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करता है और उच्च स्तर के स्थानामीकरण को प्रदर्शित करता है। अगला देख लेते हैं हम, इन क्षेत्रों में जैव विविधता के नुकसान के मुख्य कारण क्या क्या है, जो हमारा दूसरा पॉइंट उसमें बनता है।
भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट में जैव विविधता के नुकसान के कई सामान्य और क्षेत्र विविधता कारण हैं। आवास विनाश और विखंडन, वनों की कटाई, कृषि, शहरीकरण, बुनियादी ढांचा विकास के लिए खनन, बांधों का निर्माण और अन्य विकासात्मक गतिविधियां इन क्षेत्रों में प्राकृतिक आवासों को नष्ट और खंडित कर रही है, जिससे वन्य जीवों के लिए जीवित रहना और प्रजनन करना मुश्किल हो रहा है। अतिशोषण जो हमने ऊपर पढ़ा, हमारा अत्यधिक शिकार, अवैध वन्यजीव व्यापार और कुछ पौधों और जानवरों का अत्यधिक संग्रह उनकी आबादी को खतरे में डाल रहा है। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, जो कि हम ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। गैर देशी प्रजातियों का परिचय स्थानीय पारिस्थितिकीय तंत्र का बाधित कर रहा है, देशी प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है या उन्हें शिकार कर सकता है। जलवायु परिवर्तन, तापमान में वृद्धि, वर्षा के पैटर्न में बदलाव और चरम मौसम की घटनाएं इन क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्र और प्रजातियों के वितरण को प्रभावित कर रही है। प्रदूषण, औद्योगिक उत्सर्जन, कृषि, रसायन और प्लास्टिक प्रदूषण इन संवेदनशील क्षेत्रों में जल, वायु और मिट्टी की गुणवत्ता को खराब कर रहे हैं, जिससे जैव विविधता को नुकसान पहुंच रहा है। मानव जनसंख्या का दबाव, उच्च जनसंख्या घनत्व और बढ़ती मानवीय जरूरतों के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। संरक्षण के कुछ प्रयास वगैरह इसमें बताए गए हैं। भारत संरक्षण और विभिन्न गैर सरकारी संगठन ने इन जैव विविधता हॉटस्पॉट में जैव विविधता के संरक्षण के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। संरक्षण क्षेत्रों की स्थापना, राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्यों, जैव मंडल भंडारों और सामुदायिक भंडारों की स्थापना करके महत्वपूर्ण आवासों प्रजातियों की रक्षा करना। प्रजाति विशिष्ट संरक्षण कार्यक्रम, विलुप्तप्राय और स्थानिक प्रजातियों की आबादी को बढ़ाने और उनके आवासों की रक्षा करने के लिए विशेष परियोजनाएं चलाना, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ऐसे कुछ सरकार ने चलाए हैं। वन्यजीव अपराध नियंत्रण, अवैध शिकार और वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए कानूनों को लागू करना और परिवर्तनशील एजेंसियों को मजबूत करना। पुनर्वनीकरण और आवास बहाली, नष्ट हुए वनों को फिर से उगाना और खंडित आवासों को जोड़ने के लिए गलियारों का निर्माण करना। सतत विकास को बढ़ावा देना, जागरूकता और शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तो ये कुछ हमारे थे। और भी है क्या? अरे हाँ, पारिस्थितिक पर्यावरण को बढ़ावा देना, तो यही कुछ हमने ऊपर जो पढ़े हैं वही हमारा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। इन हॉटस्पॉटों में जैव विविधता का संरक्षण न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्षेत्र कई अनूठी और खतरे वाली प्रजातियों का घर है। प्रभावी संरक्षण रणनीतियों को लागू करने और सही हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि इन अमूल्य प्राकृतिक धरोहरों को बचाया जा सके। तो वेल गाइस, आज के लिए इतना ही था हमारा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो तो पसंद आया ही होगा। आगे के जो 2 पार्ट्स हैं हमारे यूनिट 6 और 7, वो भी आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं, तो आप यूट्यूब एक खोज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपको एक छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी मेहनत को एक लाइक करना है और एक प्यारा सा आपका कमेंट छोड़ना है। अगर आपको वीडियो में कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो उसकी रिगार्डिंग भी आप छोड़ सकते हैं, या आपको पीडीएफ चाहिए हो इसी के रिगार्डिंग तो #PDF करके आप एक कमेंट कर सकते हैं, तो आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो में इतना ही था हमारा, कि आपका जो भी मैंने आज 3 क्वेश्चन आपको अपडेट किए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मान लो कि आपका मैंने पूरा निचोड़ निकाल दिया चैप्टर का। अगर आप लोग इस वीडियो को पढ़कर भी जाते हो तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। सो गाइस, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।